फादर टू सन। जो पोएम है दिस हैज बीन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स, और इनका ही सेम एलिजाबेथ जेनिंग्स का आपको ट्वेल्थ में लास्ट पोएम है आन जेनिफर्स टाइगर्स। मतलब शी इज द सेम वन। व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट हर इज कि एलिजाबेथ जेनिंग्स जो थी, शी यूज्ड टू राइट अबाउट द ह्यूमन इमोशंस। हमारे जो एक इमोशंस होते हैं ना, उनको ये लेकर आती थी अपने पोएम्स में। इनका जो है मेनली है कि ह्यूमन इमोशंस को ये एग्जिबिट करती है, फीलिंग्स। लाइक मैंने आपको बोला कि ट्वेल्थ में वी हैव अ पोएम कॉल्ड आन जेनिफर्स टाइगर्स, दैट्स बेसिकली ऑन द थीम ऑफ विमेन सप्रेशन। ये जो पोएम है फादर टू सन, एज यू कैन से इट इज रिटन, फादर अपने बेटे को बता रहा है। दिस इज द फीलिंग्स, या कह सकते हो कि एक्सप्रेशंस ऑफ अ फादर। इसको आपने जो है एक बच्चे के उसे नजरिया से नहीं देखना है। दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम द फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो कैसा फील करते हैं। नाउ अब आते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में। आपको पता है एक ना, मैंने मतलब बहुत टाइम पहले, आजकल तो उसके ऊपर मदर के ऊपर भी आ चुका है, बट एक बहुत अच्छा सा मैंने एक कहावत नहीं, एक स्टोरी पढ़ी थी। स्टोरी भी नहीं कह सकती हूँ, एक आर्टिकल टाइप था, लॉन्ग बैक। इट वाज ऑल अबाउट कि हम लोग क्या करते हैं जब हम छोटे बच्चे होते हैं, व्हेन वी आर यंग, पैदा होते हैं मतलब। तो सबसे पहले आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने हमारे पेरेंट्स होते हैं। हम लर्न करते हैं पापा पापा पापा, बुआ मम्मा। दिस इज हाउ वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। और हमारी जो पूरी दुनिया होती है वो हमारे पेरेंट्स के आगे पीछे होती है। हमें अपने मम्मी पापा से अलग होना बिल्कुल पसंद नहीं है। वी डोंट लाइक टू बी सेपरेटेड। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपनी भाषा में क्रैंकी बोलते हैं, वो किसी के पास जाना नहीं चाहते, मम्मी के पास पापा के पास। मोस्ट ऑफ द टाइम पापा एक हीरो फिगर होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब हमारे लिए हमारे पापा जो है एक हीरो होते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मतलब बच्चा जो होता है बड़ा होता है, वो अपने पापा को फॉलो करना शुरू कर देता है। लाइक मैं, इफ आई टेल इन माय फैमिली, मेरी सिस्टर का बेटा जो था, ही यूज टू एडमायर माय हस्बैंड एंड हिज फादर, क्योंकि वो मेरे पापा, हस्बैंड को भी पापा ही बुलाता है और उनको भी पापा, इतना ज्यादा कि उसको लगता था पापा जैसे हैं वैसे मुझे खाना है। मतलब वो उसके फादर जैसा खाते थे। कुछ चीजें तो इनहेरिट होती हैं, कुछ वो उनके जैसे करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज फॉर अस द फादर इज अ रोल मॉडल। फिर थोड़े बड़े हो जाते, 12-13 साल के हो गए, एंटरिंग इनटू द टीन, तो हमें लगता है जो हमारे फादर या मदर हैं उनका इंटरफेरेंस हो रहा है। सी माई फादर इज इंटरफेयरिंग इन माई डे टू डे अफेयर्स, ताकि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बट हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी चीज के अंदर फादर या मदर एंटर करे। वही फादर जो हमारा रोल मॉडल था, बट नाउ वी डोंट वांट टू डिस्कस थिंग्स विद, कई बार हम बोलते हैं आपको नहीं समझ आएगा। वी हैव द फीलिंग्स कि पापा को क्या समझ आएगा। ऐसे ही 12, 13, 15, 19 टीन्स निकलते हैं, फिर 20, 21 होते हैं। हमें लगता है फादर इज आउटडेटेड, पापा हमारे जैसे है ही नहीं, हम तो बिल्कुल पापा जैसे है ही नहीं, पापा के और हमारे विचार तो मिलते ही नहीं है। माई फादर इज कंप्लीटली ऑपोजिट। फिर थोड़े बड़े होते हैं, शादी होती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, हम उस
वी कम इन टू दैट स्लीपर्स, हम उनके उस एरिया में आ जाते हैं जहां वो हम फादर है, हमारा एक बच्चा है, एंड वी रियलाइज कि हमारे फादर ने हमारे लिए कितना कुछ किया, सैक्रिफाइसेस, बिकॉज अब हम कर रहे हैं। फिर ग्रो होते हैं 35, 40, देन वी रियलाइज द पेन, द प्रॉब्लम्स, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया, हमारे फादर ने क्या किया, कि फादर वॉज नॉट रॉन्ग। एंड ऐसे करते करते जब हम रियल में उनको चाहते हैं कि वैसे ही हो, कई बार देर हो जाती। तो दिस वॉज वन स्टोरी विच आई हैड रेड ऑन सम प्लेटफॉर्म। आज अभी मैंने रिसेंटली ये मदर के लिए पढ़ा था, इनफैक्ट, एंड वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत हद तक हम सबके साथ ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि सबके साथ होता, बट मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। इन माई फैमिली आई हैव सीन माई सिस्टर हैविंग द सेम थिंग। पहले उसको लगता था कि पेरेंट्स उसके बिल्कुल दुश्मन है, नाउ वो वही काम करती है जो मेरे फादर मदर करते थे, एंड शी रियलाइजेस दिस इज। तो ये जो पोयम है, ये उस एंगल से लिखा है, फादर के एंगल से, जब उसका बच्चा उसे समझ नहीं रहा है। वही बच्चा जिसको उसने अपने हिसाब से बनाया था। अब हम हिसाब से बनाते नहीं हैं, बट वी ट्राई टू इम्बाइब सम वैल्यूज। आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर कुछ वैल्यूज रखी होंगी, मैंने अपने बच्चों में कुछ वैल्यूज रखी होंगी। मतलब हम अपने हिसाब से बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं। हम उनके अंदर कुछ हैबिट्स डेवलप करते हैं, यानी हम अपने बच्चे को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये मीनिंग है। दिस इज नॉट माई मीनिंग, दिस इज अ मीनिंग इन दिस पोएम। बट नाउ द फादर इज रियलाइजिंग कि उसने अपने बच्चे को अपने हिसाब से ही बड़ा किया था, जैसे वो चाहते थे, मतलब द वे ही वांटेड, ही हैड गिवन द वैल्यूज टू हिज सन। लेकिन नाउ द सन इज नॉट एट ऑल लाइक हिम। उसका बेटा उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जो सोच है, हिज थॉट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर, एंड दैट इज पेनिंग द फादर। वो पापा को परेशान कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे जैसा क्यों नहीं है। दोनों एक घर में रहते हैं, बोथ ऑफ देम आर शेयरिंग द सेम हाउस, हैविंग द फूड, बट दे आर नॉट शेयरिंग देयर थॉट्स। यू नो, एक कहावत होती है कि मकान होता है चार दीवारों से, घर बनता है वहां के लोगों से। द डाइनिंग दैट वी शेयर, द स्माइल दैट वी शेयर। हम फूड शेयर नहीं करते, हम फूड के साथ कुछ मूवमेंट शेयर करते हैं। हम फूड के साथ कुछ मूवमेंट शेयर करते हैं, क्योंकि तब हम खा रहे होते हैं तो कुछ बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। तो अब उसको लगता है कि वो और उसका बेटा दोनों साथ में है, बट दे आर कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। फादर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सन, एंड द सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फादर। दोनों के थॉट्स बिल्कुल अलग है। इट लुक्स एज इफ देयर इज साइलेंस अराउंड देम। दे आर कंप्लीटली स्ट्रेंजर टू ईच अदर, और उनको लगता है, फादर को, कि काश कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए, उस फादर के पास जैसा वो पहले था। वो नहीं चाहते हैं कि उसके जो वो जो बच्चा है उसकी अपनी एक दुनिया हो। ही वॉन्ट्स द सन टू बी विथ हिम फॉर एवर। दोनों जो है, उसको लगता है कि आई शुड फॉरगेट फॉरगिव माई चाइल्ड। वो कहते हैं हमें दोनों को यहीं रहना है, इसी जगह पर, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। So this is the poem
written by Elizabeth Jennings, and as I said, it is written from the father's point of view. How a father is feeling when his child is not able to communicate as he wants. और जैसे मैंने आपको एक वो बताया, दिस इज द वेरी ट्रुथ कि जो पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल होते हैं, एट टाइम्स हमें लगता है दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हम कई बार भूल जाते हैं कि जिस स्टेप पर पेरेंट्स चले हैं ना, हम उस स्टेप पर बाद में जा रहे हैं। कई बार पेरेंट्स हम लोगों को अगवा करते हैं आगे के लिए, डोंट डू दिस बिकॉज इट मे हैव अ रॉन्ग इम्पैक्ट, लेकिन हमें लगता है व्हाई आवर पेरेंट्स आर बॉदरिंग अस। हमें पता नहीं है क्या? मतलब देर आर सो मेनी factors. I've seen many children speaking like that. Yes, टाइम के साथ बहुत सारी चीजें चेंज होती है। लाइक व्हाट वाज देयर विथ माय मदर्स टाइम, इट वाज नॉट देयर। हमारे टाइम में बहुत चीजें आ गई थी, एंड टुडे देयर आर सो मेनी थिंग्स जो शायद पहले कुछ भी नहीं था। तो डेफिनेटली नॉलेज, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। कई बार पेरेंट्स को देखकर बच्चे इरिटेट होते हैं कि मम्मी आपको मोबाइल नहीं चलाना आता है। टचवुड, इन माय हाउस आई एम द वन। मेरी डॉटर्स जाकर सबको बोलती है मेरी मम्मी जो है ना, वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, हम उनको उनसे सीखते हैं। तो टचवुड आई हैव दैट, इतना है। बिकॉज बट कई बार होता है पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने, मतलब क्योंकि अब जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं आता होता है, हमें ए आता है, हमें बी आता है, हमें सी आता है। नहीं, हमारे मम्मी या पापा हमारे पास बैठकर विद देयर पेशेंस लेवल वो हमें पढ़ाते हैं। हमें एक क्वेश्चन नहीं आता है, वो 10 बार हमें लर्न करवाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, उनको कुछ सीखना होता है, तो हम कहते हैं मम्मी पापा आपसे ये भी नहीं चलाया जाता। तब हम भूल जाते हैं that we our parents repeatedly used to tell us। बागबान मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, हालांकि आई एम नॉट एट ऑल अ फैन ऑफ बागबान, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो मूवी। मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया में जितनी फालतू मूवी बनी होगी ना, उसमें सबसे पहला नंबर इसी का होगा। बट एक उसमें एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो पेरेंट्स हमारा हाथ पकड़कर, जब हम चलते हैं हम गिरते हैं बार बार, जो हमें पकड़ के चलाते हैं, एंड में हम उनका हाथ पकड़ने से पीछे हट जाते हैं। द डायलॉग आई लाइक इट, आई लाइक इट बिकॉज आई इम्प्लीमेंट इट इन माई लाइफ ऑल्सो। आज अगर माई मदर इज इल, वी बोथ सिस्टर्स आर स्टैंडिंग लाइक पिलर्स टू हर। बट कई बार ऐसा होता है, हम अपने पेरेंट्स के उन इमोशंस को समझ नहीं पाते। सो दैट इज द चैप्टर पोएम फादर टू सन, कंप्लीटली रिटर्न फ्रॉम द फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, फादर का है कि फादर इज रिग्रेटिंग, फादर इज लैमेंटिंग। जो राइट वर्ड होगा यहां पर वो होगा लैमेंटिंग। चलिए, आई, यहां पर आई इज यूज फॉर द फादर। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, and this child is the son. Though we have lived together now in the same house for years, हम दोनों साथ में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। I know nothing of him, so try to build up a relation from how he was when small। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम कंप्लीटली अ स्ट्रेंजर। द फादर फील्स ही इज कंप्लीटली अ स्ट्रेंजर। उसको अपने बच्चे की कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। जैसा वो बचपन में था, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि वैसा रिलेशन फिर से बन जाए। जब वो छोटा था तो माँ बाप बेटे का जो रिलेशन था, द फादर एंड सन
loving relation. Yet, have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine? ये पेपर में कई बार आता है. ये जो पूरी लाइन है इन द आरटीसी या फिर एक्सप्लेनेशन में आता है. वो क्वेश्चन पूछ रहा खुद से. येट हैव आई, क्या मैंने उस सीड को, सीड मतलब बेटा, हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज, मतलब हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जहां मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मैंने उसे किसी और जगह पे कर दिया. हैव आई ब्रॉट हिम इन अ रॉन्ग मैनर? सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन मतलब क्या मेरे लिए कोई जगह नहीं है उसकी जिंदगी में? क्या मैंने उसको बिल्कुल ऐसे बनाया है कि हम दोनों अब बिल्कुल अजनबी हो गए हैं? वी हैव बिकम स्ट्रेंजर्स. जिस सीड को, जिस बेटे को मैंने पाला था, क्या has he become so stranger that there is no space for me? We speak like strangers. हम लोग आपस में strangers की तरह बात करते. There is no sign of understanding in the air. मतलब communication is hardly there. Communication है ही नहीं. This child is built to my design. Built to my design मतलब as per my wish. यहां पर डिजाइन नहीं है. यहां पर डिजाइन का मतलब है इसको मैं जैसा चाहता था मैंने वैसे बड़ा किया था. येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. ये कैसे हो गया भाई? ऐसे कैसे हो गया? इसको तो मैंने अपने जैसा बनाया था, तो अब ये बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ शेयर क्यों नहीं कर रहे? साइलेंस सराउंड्स अस. यहां पर बच्चा, यू हैव personification as well as alliteration. Silence around us is, silence हमें चारों तरफ से घेर रही है, तो it is personification as well as letter S is repeated, इसीलिए alliteration. हमारे चारों तरफ जब हम दोनों बैठते हैं तो there is silence. I would have him prodigal. Prodigal होता है जो बहुत खर्चालू होता है. प्रोडिगल होता है खर्चालू. लेकिन वो कह रहा है ठीक है, मैं उसको माफ कर दूंगा. रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू. अभी मैंने आपको बताया था ना कि हाउस और होम में क्या फर्क होता है. हाउस होता है वेयर देयर इज नो लव. अ बिल्डिंग, अ बिल्डिंग. लेकिन हाउस होता है वार्मथ, जहां प्यार होता है, अफेक्शन होता है. वो कहता है मैं चाहता हूं कि वो अपने घर वापस आ जाए, अपने पापा के पास. बच्चा कहीं गया नहीं है. उसका कहने का मतलब है दैट जो पुराना रिलेशन है, द ओल्ड रिलेशन, दैट शुड बी मेंडेड. हिज वर्ल्ड, सॉरी, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड. वो अपनी एक दुनिया बना ले जहां मेरी कोई जगह नहीं है, मुझसे बिल्कुल अलग हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता. आई वॉन्ट दैट ही शुड कम बैक टू मी. आई वुड फॉरगिव हिम टू. मैं उसकी गलतियों के लिए उसको माफ भी कर दूंगा. पेरेंट्स हमें क्यों डांटते हैं जब हम गलत काम करते हैं? बट द फादर इज लैमेंटिंग कि मैंने उसे डांटा, मैं उसको माफ कर दूंगा. शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव. अगेन ये वाला भी आपके पेपर में कई बार आता है. मीनिंग शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव मतलब मैं दुखी हूं, लेकिन दिस इज द ग्रीफ ऑफ लव. फ्रॉम द ग्रीफ देर इज लव. मैं नाराज हूं, लेकिन आई लव हिम. मैं उससे नाराज हूं,
गुस्सा नहीं हूं, सिर्फ नाराज हूं थोड़ा टाइम, मैं उसे माफ कर दूंगा। वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड ऑन द सेम लैंड। मतलब हमें यही रहना है, ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, मतलब वी बोथ हैव टू लिव हियर ओनली। He speaks, I cannot understand. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? मैं तो दुखी हूं कि मेरा बेटा खर्चालू है, फिर मैं गुस्सा क्यों करता हूं? क्योंकि हम दुख में भी गुस्सा करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम दुख में रोएं। दुख में भी तो हम गुस्सा करते हैं। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई ही गेट्स एंग्री। वी, अब जो लास्ट के टू लाइंस हैं, दे आर वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है। We each put out an empty hand. Now, what is the meaning of empty hand? सोचो, empty hand का मतलब क्या होता है? खाली हाथ। बट खाली हाथ क्या? जब आपके दिमाग में 10 चीजें होंगी, when you are egoistic, when you are egoistic, what will happen is you would not be able to understand anything what other is telling you. दूसरा आपको जो कह रहा है वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। दूसरों की बातों को समझने के लिए वी नीड टू हैव ओपन हैंड, ओपन हार्ट, ओपन ब्रेन, यानी विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी ईगो। एम्प्टी हैंड मतलब हम दोनों को एक दूसरे के साथ में कुछ भी, अगर हमारे दिमाग में कोई बात होगी, यार वो सामने वाला ऐसा है, तो जब सामने वाला सॉरी भी बोलेगा हम कहेंगे बड़ा आया सॉरी बोलने वाला, झूठ बोल रहा है, बिकॉज वी आर नॉट ओपनली एक्सेप्टिंग दैट पर्सन। लेकिन अगर हमारे हाथ खाली है, यानी कि हम इगोइस्टिक नहीं है, वी हैव लेट एवरीथिंग गो, देन whatever the other person is given, we will be accepting the same. That is why the phrase empty hand has been given, longing for something to forgive। मतलब एक दूसरे को माफ करने के लिए हम दोनों को जो है ईगो को हटाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम सॉरी क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते हम सॉरी? हमें पता हम गलत है। नहीं यार, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, फिर वो सोचेगा कि मैं तो कम हो गया हूँ। दूसरा सोचता है मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, उसे लगेगा कि मतलब वो छोटा होते हुए मैंने सॉरी बोला। दिस हैपेंस in relations, friends, everywhere. Wherever there is a relation, whether it's a friendship, whether it is a parents, whether it is any other person, हमेशा यही सोचते हैं। तो जब तक हम अपने ईगो को हटा नहीं देते, हम कोई चीज ले नहीं सकते, हम दूसरे को समझ नहीं सकते। तो यहाँ फादर कहता है वी मस्ट लेट गो एवरीथिंग। एम्प्टी हैंड मतलब वी नीड टू लेट गो एवरीथिंग, वी मस्ट लीव अवर ईगो, longing for something to forgive।
So this is the poem Father to Son. In a simple summary, it is written from the father's point of view, and it is about a father's feeling when he finds that his son is not acting according to his wish. उसका जो बेटा है वो उसके जैसा नहीं है, तो ही फील्स बैड। उसको लगता है कि इस बेटे को मैंने ही पैदा किया, मैंने ही बड़ा किया, मैंने अपने हिसाब से बड़ा किया। मींस आई इम्बाइब ऑल दोज थिंग्स विच आई वांटेड, बिल्ड टू माय डिजाइन, मतलब हाउ आई वांटेड, मैंने इसे ऐसा ही बड़ा किया। बट टुडे देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज लैक ऑफ व्हाट यू कॉल एज, हम कह सकते हैं जनरेशन गैप। बेटा जो चाहता है वो बाप फादर कर नहीं पा रहा है, और फादर जो चाहता है वैसा बेटा नहीं है। बोथ ऑफ देम आर लिविंग इन द सेम हाउस बट देयर इज नो कम्युनिकेशन। उसको लगता है कि व्हाट हैज हैपेंड, द फादर इज ग्रीविंग, ही वांट्स हिज सन टू टॉक टू हिम, ही वांट्स हिज सन टू शेयर विद हिम। देयरफॉर वो कहता है मैं अपने बच्चे को माफ करने के लिए रेडी हूं, यहां गलती नहीं हुई है, बट the child is not acting, the child is spend thrift, prodigal, मतलब वो बिगड़ा हुआ है। लेकिन फादर कहता है मैं उन सब चीजों को माफ करने के लिए रेडी हूं। एंड दिस रिलेशन कैन बी बिल्ट अप only when both of us leave our ego aside and build a new relation. So that's a poem Father to Son. इसमें एंजाममेंट तो हर जगह पर है, बिकॉज देर आर सेंटेंसेस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, लाइक देर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, इसमें भी एंजाममेंट है। लास्ट में साइलेंस अराउंड अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, इसमें भी एंजाममेंट है। देन पर्सोनिफिकेशन एंड alliteration, silence around us, metaphor, empty hand, then sorry ये है। उसके अलावा the rhyming scheme is no, sorry, child, now, no, build, how, killed. So you can see where, mine, sign, a b b a, ये इसका राइमिंग स्कीम है। Child, build, now, no, similar, a b b a, right? So this is the poem Father to Son.